हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ब्यूटीफुल माइंड। फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी जिसका डायरेक्शन रॉन हार्वर्ड ने किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी पसंद आती तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी। फिल्म शुरू होती है 1947 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जहां एक बड़े लेक्चरर हॉल में एक प्रोफेसर नए स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहे होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि मैथमेटिशियन ने ही उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत दिलाई थी और कई दवाइयों के आविष्कार में हेल्प भी की थी। अब वे उनसे पूछते हैं कि अगला बड़ा मैथमेटिशियन कौन होगा। अब जॉन नए स्टूडेंट्स के साथ वेलकमिंग पार्टी में होता है। वहाँ जॉन अपने आसपास की हर चीज को मैथमेटिकली मूल्यांकन कर रहा होता है। तभी उसकी नजर सूर्य की किरणों पर पड़ती है, जो कि एक सामने वाले लड़के की टाई पर गिर रही होती है, और वह उस लड़के को बताता है कि मैथमेटिकली तुम्हारी टाई बहुत भद्दी है। अब स्टूडेंट्स के बीच में काफी मजाक होता है। तभी उनके बीच में हैंसन नाम का स्टूडेंट आता है और सब एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, लेकिन जॉन उनमें से नहीं होता, उनसे अलग होता है और वह उनसे इजाजत लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब जॉन अपने डोम में अपने रूम की सेटिंग कर रहा होता है। वह खिड़की से बाहर झांकने लगता है कि तभी जॉन का रूममेट चार्ल्स आता है, जो कि बहुत नशे में होता है और जॉन का ओपरा म्यूजिक बंद कर देता है और हैंगओवर की बात करने लगता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करके नहाने चला जाता है। जॉन अब विंडो पर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिखने लगता है कि तभी उसका दोस्त चार्ल्स नहाकर वापस आता है और वह जॉन से शराब के बारे में बात करने लगता है, लेकिन जॉन उसे इग्नोर करते हुए अपना कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में ही लगाता है कि तभी चार्ल्स जॉन की कुकीज खाने की कोशिश करता है और जॉन बड़ी रूडली अपने बॉक्स को बंद कर देता है और तभी चार्ल्स उसके टेबल पर चढ़ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करना पसंद करोगे मेरे साथ। जॉन मुस्कुराता है। अब चार्ल्स और जॉन छत पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जॉन कहता है कि मेरे पास क्लास के लिए टाइम नहीं है, मुझे ओरिजिनल आइडिया ढूंढने हैं जो कि पब्लिक हो सके। अब जॉन बड़े गौर से पक्षियों को देख रहा होता है और उन्हें स्टडी करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह उनके मूवमेंट का एल्गोरिदम निकाल सके। और वहीं दूसरे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं और तभी हैंसन अपने साथ खेलने के लिए खुला चैलेंज देता है और सोल उस पर टिप्पणी करता है। वो बोलता है कि मुझे लगा जॉन को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है क्योंकि वह क्लास में कभी दिखाई नहीं देता। फिर क्या, जॉन खेलने का ऑफर स्वीकार कर लेता है। वह खेलने लगता है और खेल में हार जाता है, जिससे उसको बड़ी निराशा होती है और वो वहाँ से चला जाता है। और हैंसन पीछे से आवाज लगाता है, जेंटलमैन, ये थे द ग्रेट जॉन नेस। चार्ल्स जॉन को दिलासा देने के लिए उसके पास आता है और फिर उसे पिज्जा और बियर पीने के लिए मना लेता है। जॉन अब पूल खेल रहा होता है। उसके दोस्त फिर से वहाँ आते हैं, जॉन से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तभी हैंसन बोलता है कि वहाँ बैठी पिंक टॉप वाली लड़की तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रही है। जॉन उस लड़की के पास जाता है और बैठ जाता है और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद लड़की बोलती है कि शायद तुम मेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर करना चाहोगे। लेकिन जॉन उसके रिस्पॉन्स में बड़े साइंटिफिक तरीके से उसे प्रपोज करता है कि क्यों ना हम फ्लूइड एक्सचेंज करें। इसका मतलब साफ होता है कि क्यों ना हम सेक्स करें। यह सुनकर लड़की उसको जोरदार तमाचा मारती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इस बात पर जॉन और उसके सारे फ्रेंड्स जोर से हंसते हैं। जॉन प्रोफेसर हेलिंगर से मिलता है और प्रोफेसर आइंस्टाइन से एक मीटिंग रखने के लिए भीख मांगता है। प्रोफेसर जॉन की प्रोग्रेस से ज्यादा खुश नहीं होते। प्रोफेसर जॉन को बोलते हैं कि तुम्हें क्लास में जाना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम इन प्रोफेसर को इम्प्रेस कर सकते हो या नहीं। प्रोफेसर हेलिंगर जॉन को फैकल्टी डाइनिंग रूम में ले जाते हैं, जहाँ एक प्रोफेसर को उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा होता है। अब प्रोफेसर जॉन को बुरी खबर सुनाते हैं और कहते हैं कि अब तक की तुम्हारी परफॉर्मेंस के आधार पर किसी भी तरह के लैब प्लेसमेंट पाने के लिए ट्रैक पर नहीं है। जॉन अब पूरी तरह से घबरा जाता है और अपने कमरे की खिड़की पर लिखे हुए सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला को देखकर बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अपना सर खिड़की में मारता है। यह सब देखकर उसका फ्रेंड चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है। वह चार्ल्स के साथ भी लड़ने लगता है और उसे पीछे की ओर धकेलता है। चार्ल्स खड़ा होता है और उसके सारे नोट्स टेबल के साथ खिड़की से बाहर फेंक देता है और कहता है कि यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। यह सुनकर जॉन थोड़ा सा रिलैक्स होता है और अब दोनों खिड़की के पास बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स वापस बार में एक साथ मिलते हैं। जॉन अपने काम में मशरूफ होता है और उसके बाकी साथी उसे परेशान
परेशान करने में लगे होते हैं। तभी वहाँ लड़कियां एंटर करती हैं और सारे मैथमेटिशियंस को नोटिस करती है। उनमें से एक लड़की जॉन को खास तरीके से देख रही होती है। अब जॉन अपने जीतने की स्ट्रेटेजी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने लगता है कि बजाय ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की के पीछे जाने के वो ग्रुप की दूसरी लड़कियों पर ट्राई करने की कोशिश करे। सजेशन देते हुए अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध जाता है और वह जल्दबाजी में उठकर वहां से निकलता है और रास्ते में उस खूबसूरत लड़की को थैंक्स बोलते हुए निकल जाता है और सीधे अपने कमरे में जाकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। अब जॉन अपने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद सीधा प्रोफेसर हेलिंगर के पास जाता है। प्रोफेसर उन्हें बड़े गौर से पढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे काम 150 सालों की इकोनॉमिक थ्योरी को सामने लाकर रख दिया है और जॉन को अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही कहते हैं अब तुम जहाँ चाहो वहाँ तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी। ये जॉन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब जॉन विलर लैब जा रहा होता है और साथ में सोल और बेंडर को भी अपने साथ लेकर जा रहा है, ना कि हैंसन को। जॉन और उसके नए लैब पार्टनर जश्न मना रहे होते हैं और हैंसन बड़े अजीब तरीके से वहाँ चलता हुआ आता है। जॉन हैंसन को एक ड्रिंक देता है और उसके साथ टोस्ट रेज करता है और हैंसन भी उसे कंग्रेचुलेशन करता है। 5 साल बाद जॉन पेंटागन में विलर लैब को रिप्रेजेंट करता है। उनके पास कुछ कोड्स होते हैं और वो चाहते हैं कि डॉक्टर जॉन उन्हें देखें। वो रशियन कोड्स होते हैं। जॉन उन्हें ध्यान से देखता है और फिर देखता है और फिर देखता है, जबकि पेंटागन के ऑफिसर जॉन का रिप्लाई सुनने के लिए उसका वेट कर रहे होते हैं। और आखिरकार जॉन कहता है कि उसने कोड्स का पता लगा लिया है। उन्हें एक मैप की जरूरत होगी ताकि वो उन कोड्स को एक्सप्लेन कर सके। वह सारे कोड्स के साथ उन्हें बताता है कि रशियन अमेरिका को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका में एंटर करना चाहते हैं। ये कहते हुए जॉन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि जॉन को घूर रहा होता है। जॉन पूछता है कि ये कौन है बिग ब्रदर, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जॉन अब कार में वापस अपने MIT कैंपस की ओर रवाना होता है। जॉन को पढ़ाने जाना है, लेकिन वो इतना एक्साइटेड नहीं लगता। उसे लगता है कि वो कोई बड़े काम कर सकता है, लेकिन उसे छोटे काम दिए जा रहे हैं। और ऑफिस पहुंचकर जब फॉर्च्यून मैगजीन में अपनी फोटो के साथ औरों को भी फोटो देखता है तो और ज्यादा गुस्सा होता है। जॉन अब क्लास में पढ़ा रहा होता है और कहता है कि क्लास में रहकर टाइम किससे बर्बादी होती है। अच्छा काम वो कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें ईमानदार रहना चाहिए। तभी उसे कंस्ट्रक्शन के शोर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह क्लास की खिड़की बंद कर देता है। जाहिर है ये गर्मियों के दिन है और क्लास में सभी को गर्मी लगती है। तभी क्लास की एक लड़की उठकर खिड़की के पास जाकर खिड़की खोल देती है और उन कंस्ट्रक्शन वर्कर से रिक्वेस्ट करती है कि अभी हमारी क्लास चल रही है, आप थोड़ी देर के लिए अपना काम बंद कर देंगे। और वह मान जाते हैं। यह देखकर जॉन उस लड़की से काफी इम्प्रेस हो जाता है। जॉन के ऑफिस के बाहर वही आदमी घूमता हुआ दिखता है जो उसे पेंटागन में ऑफिस में घूर रहा था। पता चलता है कि वह रक्षा विभाग में काम करता है और वो जॉन को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाता है और वो बातें करते हैं। तभी जॉन को उसका नाम पता लगता है। उसका नाम होता है पार्चर। वह जॉन को एक ऑपरेशन के बारे में बताता है और उसे इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए कहता है। अब वो सुपर सीक्रेट बिल्डिंग में जाते हैं, जिसे देखकर जॉन कहता है उसे लगता था कि यहाँ आना मना है और उसे कुछ कंटेंट दिए जाते हैं जिसे उसे याद करने को कहा जाता है और साथ ही उस पर एक ट्रैकिंग कोड लगा देते हैं। अब गार्ड के साथ विंडो गर्ल जॉन के ऑफिस में आती है और उसे बताती है कि जो प्रॉब्लम उन्होंने बोर्ड पर छोड़ दी थी उसने वो सॉल्व कर लिया, लेकिन जॉन उसका पेपर देखे बगैर ही उसे मना कर देता है कि नहीं तुमने सॉल्व नहीं की है। लेकिन लड़की के जोर देने पर वो पेपर को देखता है और कहता है काफी अच्छी कोशिश की है और ये कहकर वो अपने काम में लग जाता है और फिर रियलाइज करता है कि लड़की अभी भी वहीं खड़ी है और वो लड़की उसे रात के डिनर के लिए पूछती है। जॉन ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम अपना पता मेरे ऑफिस में छोड़ दो, मैं तुम्हें फ्राइडे को पिक कर लूंगा। और जैसे ही लड़की जाने लगती है जॉन पीछे से आवाज लगाकर उससे उसका नाम पूछता है। उसका नाम एलिसिया होता है। जॉन एलिसिया को फैंसी पार्टी में ले जाता है। वह थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एलिसिया जॉन का ध्यान अट्रैक्ट करने में सफल हो जाती है। अब वो बाहर सितारों को घूरते हुए एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। जॉन अपनी सुपर सीक्रेट काम में लग जाता है और वो मैप्स पर कुछ पॉइंट्स मार्क करता है और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस पर मोहर लगाकर उसे क्लासिफाइड करता है। अब जॉन अपने ड्रॉप साइट पर जाता है और कीपैड पर अपना कोड स्कैन करता है और मेल बॉक्स में अपनी रिपोर्ट डाल देता है। जॉन और एलिसिया बाहर घूमने जाते हैं। एलिसिया जॉन से शिकायत करती है कि वह बहुत ज्यादा बात नहीं करता। जॉन जवाब देता है कि वह लोगों के साथ बातचीत करने में ज्यादा अच्छा नहीं है और कभी कभी गलत बात भी कह देता है। एलिसिया उसे आजमाने के लिए कहती है और वो उसे कहता है कि वह उसके साथ सेक्स
सेक्स करना चाहता है। एलिसिया रिएक्शन में उसे किस करती है। फाइनली जॉन को सही लड़की मिल ही जाती है। जॉन एक गार्डन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है कि एक छोटी सी बच्ची आती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है, और उसे पता चलता है कि वह चार्ल्स की भतीजी है, और साथ ही पता लगता है कि चार्ल्स की बहन की डेथ हो गई है और बच्ची को चार्ल्स के पास छोड़ दिया गया है। जॉन और चार्ल्स फिर से मिलते हैं। जॉन चार्ल्स से राय मांगता है कि क्या उसे एलिसिया से शादी कर लेनी चाहिए। जॉन एलिसिया से रेस्टोरेंट में मिलता है। जाहिर है वो हमेशा की तरह लेट पहुंचा है और एलिसिया को बर्थडे विश करता है और गिफ्ट में एक प्रिज्म देता है। एलिसिया अभी भी उसके लेट आने पर गुस्सा होती है, लेकिन प्रिज्म के कलर देखकर मुस्कुराती है। चेयर पे बैठने की बजाय जॉन अभी भी एलिसिया के बगल में खड़ा रहता है और फिर अपने घुटने टेक कर जॉन एलिसिया को प्रपोज करता है और एलिसिया उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो शादी कर लेते हैं। जैसे ही कपल शादी करके चर्च से बाहर निकलता है कि जॉन की नजर पार्चर पर पड़ती है। वह कार से उन्हें घूर रहा होता है। अक्टूबर 1954 में जॉन एक रिपोर्ट ड्रॉप करने ही वाला होता है कि अचानक पार्चर कार में आता है और जॉन को जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। जॉन कार में फटाफट बैठ जाता है। पार्चर उसे बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो बता ही रहा होता है कि उन पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। पार्चर जॉन को सुरक्षा के लिए एक गन देने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन लेने से मना कर देता है। अब पार्चर चलती कार में से गोलियां चलाते हुए वहां से निकलता है। जॉन अब घर पहुंचता है और वास्तव में उसका दिमाग हिल गया होता है। एलिसिया चिंतित होती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है। वो जॉन से बात करने की कोशिश करती है कि वो इतना घबराया हुआ क्यों है, लेकिन जॉन खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और एलिसिया को अंदर आने नहीं देता। एलिसिया दरवाजा पीटते रह जाती है। कैंपस में जॉन क्लास के दौरान घबराया हुआ खिड़की से बाहर घूर रहा होता है और सारे स्टूडेंट्स उसे घूर रहे होते हैं और सोचते हैं कि जॉन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जॉन क्लास छोड़कर चला जाता है। अपने ऑफिस के बाहर वो पार्चर को देखता है और जॉन पार्चर की तरफ दौड़कर जाता है और कहता है कि ये वो काम नहीं है जिसके लिए मुझे शामिल किया गया था, लेकिन पार्चर उससे कहता है कि वो समझता है। आपस में बात करते हुए जॉन के ऑफिस में जाते हैं। पार्चर जॉन को कहता है कि वो अब कैंपस में ही रहेगा, जबकि वो बिल्कुल करीब है बम को ढूंढने के, और जॉन कहता है कि अब सर्कमस्टेंसेस बदल चुके हैं। एलिसिया प्रेग्नेंट है और वह कहता है कि मैं क्विट करना चाहता हूँ, लेकिन पार्चर जॉन को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने काम छोड़ा तो वो उस पर इल्जाम लगाएगा कि वह रशियन के लिए काम कर रहा था। जॉन उसके पीछे भागता है और चिल्लाता रह जाता है। जॉन अब अपने घर पर खिड़की से नजर रखता है और वहाँ पर पार्चर को देखता है। तभी एलिसिया अंदर आती है और लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन भड़क जाता है। वो एलिसिया से कहता है कि वह अपनी बहन के घर चली जाए और कहता है कि ये सब बातें तुम्हें बाद में समझा दूंगा। जॉन हार्वर्ड में कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। उसे देखने के लिए चार्ल्स और उसकी भतीजी भी आती है। उसका लेक्चर इतना अच्छा नहीं जाता क्योंकि वह कुछ लोगों को पीछे से आते हुए देख लेता है और वह समझ जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है और वह लेक्चर को बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आदमी उसका पीछा करते हैं और उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि वह साइकेट्रिस्ट है जिसका नाम डॉक्टर रोजेन है। अब जॉन दिखावा करता है और उनके साथ गेम खेलने की कोशिश करता है और चुपचाप उनके साथ चल देता है, लेकिन फिर वो अचानक लड़ना शुरू कर देता है। चार्ल्स के साथ भीड़ भी ये सब देख रही होती है कि किस तरीके से जॉन को ले जाया जा रहा है, लेकिन जॉन चार्ल्स से कहता है कि ये रशियन है, किसी को बुलाओ हेल्प के लिए। तभी डॉक्टर एक बेहोशी का इंजेक्शन जॉन को लगा देता है और उसे कार में डालकर ले जाते हैं। अब जॉन होश में आता है। वह देखता है कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। जॉन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह चेयर पर ही गिर जाता है। अब जॉन फर्श पर कुछ लिख रहा होता है। वह चार्ल्स को वहाँ बैठे हुए देखता है और वो सोचता है कि चार्ल्स उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा, और वह चार्ल्स से माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से रशियन ने उसे भी पकड़ लिया है। हालांकि वहाँ खड़ा हुआ डॉक्टर काफी चिंतित दिखता है और जॉन से पूछता है कि उसने किसको देखा और उसे किसका इंतजार है, जबकि डॉक्टर चार्ल्स को भी नहीं देख पाता। लेकिन जॉन अभी भी नहीं समझ पाया कि वह अस्पताल में है और रक्षा विभाग को फोन करने के लिए चिल्लाता है। डॉक्टर एलिसिया से बात कर उसे समझा रहे हैं कि जॉन को सिजोफ्रेनिया है। ऐसा लगता है कि जॉन कुछ समय से दिमागी भ्रम में है और जाहिर है उसका फ्रेंड चार्ल्स उनमें से एक है और साथ ही पूरी रशियन स्पाई टीम भी उसका एक हिस्सा है। डॉक्टर चाहता है कि एलिसिया उसकी हेल्प करे, उसके ऑफिस में से डिटेल निकाले जिस पर जॉन काम कर रहा था। अब एलिसिया जॉन के ऑफिस में जबरदस्ती प्रवेश करती है और सुपर सीक्रेट के बारे में सभी दावों तह तक जाने के लिए जॉन के सहयोगियों से पूछताछ करती है। फिर वह उस जगह पर जाती है जहाँ जॉन रिपोर्ट्स ड्रॉप किया करता था। अब वो
लेटर बॉक्स को तोड़ती है और उसमें से सारी रिपोर्ट्स निकाल लेती है। डॉक्टर जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी देते हैं, जिसे एलिसिया देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन मजबूर होती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती उसके लिए। 1 साल बीत जाता है। एलिसिया सोल से बात करते हुए अपने बच्चे को टहला रही होती है और कह रही होती है कि अब जॉन की भ्रम वाली बीमारी दूर हो गई है और दवा के साथ जॉन की बीमारी को कंट्रोल रखती है। एलिसिया और सोल अब घर वापस लौटते हैं। सोल अब जॉन से मिलता है और उसे वापस काम पर लगे हुए देखकर खुश होता है और साथ ही उसे कहता है कि दुनिया में काम के अलावा और भी कुछ है, लेकिन जॉन कन्विंस नहीं हो पाता। अब जॉन और एलिसिया किचन में बात कर रहे होते हैं। जॉन पूछता है कि उसे अपनी खाली टाइम में क्या करना चाहिए। एलिसिया सजेस्ट करती है कि उसे बाहर जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अब जॉन डस्टबिन खाली करने बाहर जाता है और एलिसिया को आवाज सुनाई पड़ती है कि जैसे जॉन किसी से बात कर रहा है। वो फिर से घबरा जाती है, कहीं उसे फिर से भ्रम वाली बीमारी तो नहीं हो गई है, और वह जाकर देखती है तो जॉन रियली में किसी से बात कर रहा होता है। इस बात पर दोनों हंसते हैं। रात को जॉन और एलिसिया बेड में होते हैं। एलिसिया सेक्स के लिए ट्राई करती है, लेकिन जॉन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जाहिर है दवाओं ने उसकी सेक्स लाइफ पर असर डाला है। एलिसिया अब पानी पीने के लिए बाहर जाती है और पानी का ग्लास बाथरूम में लेकर जाती है और जोर से शीशे पर मारती है और रोने लगती है। शाम को एलिसिया जॉन को उसकी गोलियां देती है और सोने चली जाती है। जॉन अपनी ड्रॉर खोलता है और एक बॉक्स में गोलियां छुपा देता है। अचानक उसकी नजर डेस्क पर रखे अखबार पर पड़ती है। तभी वह अपनी खिड़की का शीशा टूटने की आवाज सुनता है और जब वह बाहर जाता है तो देखता है कि एक परछाई भाग रही है और वो उसके पीछे भागता है और वो जंगल के बीच में पहुंच जाता है। पार्चर और उसके आदमी जॉन को फ्लैशलाइट उसकी आंखों पर मारते हैं। जॉन उन्हें बताता है कि वह सब नकली है, लेकिन पार्चर दावा करता है कि वो रियल है और जॉन को बताता है ठीक टाइम आ गया है काम पर वापस जाने का, और जॉन को पकड़कर अपने नए हेड क्वार्टर में ले जाते हैं, जो कि जॉन और एलिसिया की ही प्रॉपर्टी होती है। जॉन डेस्परेटली अपने आप को समझा नहीं पा रहा होता है कि वास्तव में यह सच है या झूठ, और पार्चर उसे समझाने में कामयाब हो जाता है कि यह सब सच है। अगली सुबह एलिसिया कपड़े धो रही होती है और जॉन अपनी बेटी को नहला रहा होता है। तभी एलिसिया नोटिस करती है कि बाहर शेड खुला हुआ है और वो वहाँ चेक करने जाती है। वहाँ का नजारा देखकर वो फिर से घबरा जाती है। जॉन ने वापस अपने ऑफिस जैसा सेटअप तैयार कर लिया होता है। जब वो पहली बार बीमार पड़ा था, अब वो घबराने लगती है और दौड़कर अपनी बेबी को सेव करने के लिए जाती है कि कहीं जॉन उसे नुकसान ना पहुंचा दे। एलिसिया डॉक्टर रोसेन को बुलाती है। जॉन उन्हें बताता है कि उसने गोली लेनी छोड़ दी है क्योंकि वह काम नहीं कर सकता, बच्चे की मदद नहीं कर सकता और अपनी पत्नी के साथ सेक्स रिलेशन भी नहीं बना सकता। डॉक्टर रोसेन अब जॉन को अधिक खुराक लेने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं और जॉन कहता है कि मैं अपने दिमाग का उपयोग करके इसका समाधान खोजने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर रोसेन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जॉन अपने बेडरूम में बैठा हुआ एक रुमाल देख रहा है जो एलिसिया ने उसे पहली मुलाकात पर दिया था। जॉन रोसेन के साथ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, जो कि बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। एलिसिया ऊपर आती है और कहती है कि अगर वो जाने से इनकार करेगा तो वह उसके साथ जबरदस्ती करके उसे उठाकर ले जाएंगे। जॉन उम्मीद कर रहा होता है कि एलिसिया ने उन कागजात पर साइन नहीं किए होंगे और उसे अपने दम पर ही समाधान खोजने के लिए कुछ टाइम देगी। जॉन एलिसिया को बताता है कि एलिसिया उसके साथ सुरक्षित नहीं है और वो अपनी माँ के पास चली जाए। एलिसिया वापस नीचे जाती है और कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई देती है। जॉन महसूस करता है कि शायद वो चली गई है, लेकिन एलिसिया उसे इस हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी और उसके पास वापस आ जाती है। 2 महीने बाद जॉन प्रिंसटन वापस आ जाता है अपने उस रुमाल के साथ। जाहिर है वह अपने पुराने दुश्मन हैंसन को देखने के लिए, और हैंसन उसे देखकर चौंक जाता है और साथ ही उसका काफी वेलकम भी करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन को उसी समय चार्ल्स का भ्रम होने लगता है, लेकिन जॉन इसे इग्नोर करता है। जॉन फिर हैंसन से पूछता है कि क्या जो भी हुआ उसे अनदेखा करेगा, और हैंसन कहता है कि पुराने दोस्त यही तो होते हैं। जॉन हैंसन को बताता है कि वो वहाँ क्यों आया है, कि वो और एलिसिया सोचते हैं कि अगर वो किसी कम्युनिटी का पार्ट होगा तो उसके लिए काफी बेहतर रहेगा, ताकि उसके जितने भी भ्रम है वो दूर हो जाएं। और जॉन से परमिशन मांगता है कि वो हैंसन और उसके दोस्तों के साथ घूम सकता है और काम कर सकता है। जॉन को पक्का यकीन था कि हैंसन उसे मना कर देगा, लेकिन हैंसन कहता है कि यह सब करने के लिए हमें एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। अब जॉन खुशी से बोलता है कि मैं ये सारा सेटअप लाइब्रेरी में सेट कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी का स्टाफ जॉन की बीमारी के मद्देनजर उसे अंदर आने से मना कर देते हैं, जिससे जॉन भड़क जाता है। हैंसन बीच में आता है और सारी चीजों को कूल डाउन करता है। घर आकर जॉन एलिसिया से सारी बातें बताता है कि जब भी वो तनाव में होता है
उसका भ्रम और बढ़ जाता है। अब जॉन निराश हो जाता है और हॉस्पिटल वापस जाने की बारे में सोचता है, लेकिन एलिसिया फिर से सुझाव देती है कि वह कल फिर से ट्राई करे। अब जॉन वैसा ही करता है। चार्ल्स और मर्सी जॉन के पास आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जॉन चार्ल्स को उसकी दोस्ती के लिए थैंक्स कहता है और साथ ही कहता है कि अब वो दोबारा बात नहीं करेगा, और मर्सी को भी गुड बाय बोलता है, जो कि उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। हालांकि ये लोग काल्पनिक होते हैं, पर फिर भी उसे वही दिख रहा होता है। एक प्रोफेसर अपनी क्लास से बाहर आता है और उसे देखता है जॉन हवा में बातें कर रहे हैं। ये सब रोककर जॉन प्रोफेसर से पूछता है कि क्या वे उसकी क्लास का ऑडिट कर सकता है। प्रोफेसर कहता है कि हमारे लिए ये सम्मान की बात होगी। प्रोफेसर का रिएक्शन देखकर जॉन काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसके बाद जॉन लाइब्रेरी में वापस एंट्री कर लेता है और खिड़कियों पर वापस अपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिखने शुरू कर देता है। जॉन प्रिंसटन में अपना काम कंटिन्यू रखता है, जबकि चार्ल्स उसके ख्यालों में बार बार आता है और उसका अपमान करता रहता है। कैंपस के आसपास के कुछ लोग जॉन के कैंपस के चारों ओर घूमने के तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद अब जॉन और एलिसिया का बेटा काफी बड़ा हो गया है। जॉन काम करना जारी रखता है और अपने भ्रम को अनदेखा करता है। टाइम बीतता जाता है। अब 1978 आ गया है। जॉन अभी भी लाइब्रेरी में काम कर रहा है और यंग स्टूडेंट्स को नोट्स देता है। लाइब्रेरी के बाहर एलिसिया जॉन का वेट कर रही होती है और जॉन को काम करते हुए देखकर काफी खुश होती है। तभी हैंसन जॉन से मिलने आता है और जॉन हैंसन को खुशी से बताता है कि अब वह काफी इम्प्रूव कर रहा है और फिट हो रहा है। अब 1994 आ जाता है। जॉन एक लेक्चरर हॉल में एक लेक्चर दे रहा है। उसे उसकी टीचिंग जॉब वापस मिल जाती है। अब जॉन से मिलने एक अपरिचित आदमी आता है, लेकिन जॉन अपने स्टूडेंट्स को वेरीफाई करने के लिए कहता है कि क्या वह असली आदमी है या मेरा भ्रम है, और जब वो कंफर्म कर लेता है जॉन उससे बात करना शुरू कर देता है। अब वो आदमी जॉन को बताता है कि आप नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं। बात करते हुए फैकल्टी क्लब में आने के लिए कहता है। जॉन अंदर जाने से घबराता है, लेकिन वह अंदर जाता है और जब वो बात कर रहे होते हैं सारे प्रोफेसर अंदर आना शुरू होते हैं और जॉन को पेन सेरेमनी से नवाजते हैं। वही पेन सेरेमनी जो प्रोफेसर ने उसे कई सालों पहले दिखाई थी। अब जॉन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आता है। उसे नोबेल पुरस्कार मिलता है और अब वो स्टेज पर भाषण देता है कि विशेष रूप से इस पुरस्कार को संभव बनाने के लिए एलिसिया को थैंक्स कहता है और उसे दिखाने के लिए अपनी जेब से वही रुमाल निकालता है। अब सेरेमनी से जाने का वक्त हो जाता है। जॉन को उसके पुराने दोस्त चार्ल्स और मर्सी दिखाई देते हैं। एलिसिया नोटिस करती है कि जॉन कुछ देख रहा है, लेकिन जॉन बात को टाल देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी खूबसूरत दिमाग की कहानी जो कि हमें मोटिवेट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, चाओ।